हेलो दोस्तों, तो आज का नाटक का दूसरा टॉपिक है जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। तो इसमें टोटल 9 पार्ट्स आते हैं। तो पहला है पैटर्न, दूसरा है कॉन्ट्रास्ट। मैं एक एक लिखता हूँ। पैटर्न, दूसरा है कॉन्ट्रास्ट, थर्ड आता है एम्फेसिस, फोर्थ आता है बैलेंस, फिफ्थ आता है स्केल, जिसको कुछ लोग प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। छठवां आता है हार्मोनी, सातवां आता है रिदम, और मोमेंट। एट आता है यूनिटी और 9 आता है वेराइटी। तो यह प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के 9 इनिशियल अंग है जो हमें स्टडी करने हैं। 9 इनिशियल डिफरेंट पार्ट्स है जो हमें ड्राइंग में काम आते हैं। तो इसको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं पैटर्न से। तो स्टार्ट करते हैं पैटर्न। तो पैटर्न क्या हो सकता है? तो पैटर्न एक ऐसी चीज़ होती है जो रेगुलर अरेंजमेंट में हो। तो पैटर्न शुड बी रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए। और दूसरा इसमें चीज़ है रिपीटेड होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। तो मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। एक सर्कल, दूसरा सर्कल, ये भी एक तरह का पैटर्न ही हुआ। ये भी एक तरह का पैटर्न ही हुआ। सिमिलरली अब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये ज्योमेट्रिकल होना चाहिए, नॉन ज्योमेट्रिकल होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ज्योमेट्रिकल, ऑर्गेनिक, इवन ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स भी हो सकता है। बस वो सेम हाइट का एंड सेम डिस्टेंस का होना चाहिए। तो पैटर्न में क्या क्या आता है? रेगुलर अरेंजमेंट आती है। पैटर्न शुड बी रिपीटेड। पैटर्न में ज्योमेट्रिकल और ऑर्गेनिक कोई भी शेप्स हो सकते हैं। पैटर्न में ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स कुछ भी हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप वारली पेंटिंग ले सकते हो। प्रोवाइडेड दैट उसमें सेम हाइट होनी चाहिए और डिस्टेंस भी उनमें सेम होना चाहिए। मैंने ये जो 2 एग्जांपल इजी एग्जांपल दिए हैं। तो इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है?
कि आपको कोई पैटर्न दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि ये पैटर्न का पार्ट है या एम्फेसिस का पार्ट है या कॉन्ट्रास्ट का पार्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो अगर आपको रिपीटेटेड दिखता है, सेम हाइट दिखती है, तो पैटर्न का पार्ट आता है। तो यही हम लोगों को समझना है इसमें। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का दूसरा जो पार्ट है वो होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो आज विद एग्जांपल हम सीख लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली करता क्या है? तो कॉन्ट्रास्ट हमें डिफरेंस देता है, डिफरेंस देता है। उस डिफरेंस से हमें जो फोकल पॉइंट मिलता है जहाँ पे हमारी सारी फिगर्स एक पॉइंट पे जाएगी, ऐसा दिखता है, तो वो कॉन्ट्रास्ट की वहाँ पे हेल्प होती है। तो कॉन्ट्रास्ट में कौन कौन से कलर आ सकते हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाइट एंड ब्लैक, ये कॉन्ट्रास्ट करने वाले कलर हैं। दूसरा पॉजिटिव निगेटिव जो रहता है वो कॉन्ट्रास्ट वाला रहता है। और तीसरा आता है हमारा वार्म कलर वर्सेस कूल कलर, तो ये कॉन्ट्रास्ट वाला आता है। तो मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ब्लैक कलर से फिल करूँगा। तो यहाँ जो फोकल पॉइंट मिलता है, ये सेंटर वाला सर्कल, तो ये इन दो ब्लैक कलर की वजह से बना हुआ कॉन्ट्रास्ट से मिलता है। तो यही मुझे समझाना था। सिमिलरली अगर हम 2 अपोजिट कलर ले या फिर वार्म कलर और कूल कलर ले, तो उससे भी अच्छे से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि ये एक रेड वाला मैंने रेक्टेंगल लिया है, उसके ऊपर अगर हम ब्लू वाला करें रेक्टेंगल, तो इससे भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो सकता है। तो ये होता है वार्म कलर वर्सेस कूल कलर वाला कॉन्ट्रास्ट। तो ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो इससे भी हमें कॉन्ट्रास्ट मिल सकता है। सिमिलरली बहुत सारे कलर आते हैं, जैसे कि ग्रीन रेड और ब्लू रेड या फिर ऑरेंज ब्लू। ये जो वार्म कलर कूल कलर का कॉम्बिनेशन होता है, जो मैंने कलर थ्योरी में सिखाया था, वो सब हमें कॉन्ट्रास्ट देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं एम्फेसिस। तो एम्फेसिस क्या होता है, अब ज़रा उसको भी समझ लेते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का तीसरा जो आता है वो आता है एम्फेसिस। एक्चुअली एम्फेसिस क्या करता है, तो हमें स्पेशल अल्टरनेशन देता है। इसका मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। और हमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हाईलाइट करता है। इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमें हाईलाइट करता है। तो एम्फेसिस में और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ, आपको थोड़ा पढ़ लीजिए। तो एम्फेसिस में और क्या क्या आता है, तो प्लेसमेंट्स इम्पॉर्टेंट है, कॉन्ट्रास्ट इम्पॉर्टेंट है, कलर की मदद से हमें वो अचीव होगा, और साइज़ भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब मैं एक एग्जांपल में दिखा दूंगा। और इन सब का यूज़ करके प्लेसमेंट, कॉन्ट्रास्ट, कलर और साइज, इन सब का यूज़ करके मुझे जो मिलेगा वो मिलता है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट यानी जहाँ पे किसी देखने वाले की नज़र वहाँ पे रुक जाए,
उसे हम फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो देखते हैं इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो अगर मेरे पास ये 16 डॉट है, तो ये बनता है मेरा एम्फासिस। यहाँ पे जो मुझे बीच वाला सर्कल मिला, वहाँ पे क्या होगा, कोई अगर मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक पीछे है इसलिए मैं बीच में वाइट रख रहा हूँ, तो इस उससे मुझे कॉन्ट्रास्ट मिला, इसे हम कलर कॉन्ट्रास्ट कहेंगे। और आपने अगर देखा तो मैंने ये थोड़ा बड़ा निकाला है इन सब से, तो यहाँ पे मुझे साइज़ भी मिल गया, मुझे कलर कॉन्ट्रास्ट भी मिल गया और प्लेसमेंट भी मिल गया। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये पार्ट मेरा इम्पॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो यही होता है एम्फासिस का एग्जाम्पल। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं जो है बैलेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मेरा फोर्थ पार्ट है बैलेंस। बैलेंस मतलब ड्राइंग में बैलेंस ऐसा होता है कि जनरली वो सिमेट्रिकल होना चाहिए या फिर असिमेट्रिकल होना चाहिए, उसे हम इक्वल इन वेट बोलते हैं, और जो हमें इम्पोर्टेंट शो करे फिगर के। तो फॉर एग्जांपल मैंने आप क्या क्या बोला, बैलेंस आइदर सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर असिमेट्रिकल हो सकता है, या और इक्वल वेट हो सकता है, इक्वालिटी इन वेट। इक्वालिटी इन वेट हो सकता है। इन सब का एक एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बोर्ड है जिसमें मुझे सिमेट्रिकल का एग्जांपल लेना है। तो मैं कैसा लूँगा, यहाँ पे मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल है या फिर काइट है, तो ये मुझे दोनों साइड से बैलेंस दिख रहा है क्योंकि दोनों साइड हाफ हाफ में डिवाइड है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरी दोनों साइड एग्जैक्ट हाफ है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक डॉट ऐड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी एक डॉट ऐड करना पड़ेगा अगर मैं वर्टिकली बैलेंस देखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट ऐड करूँगा तो ये तो अनबैलेंस हो जाएगा, तो मुझे फिर से यहाँ पे भी एक डॉट ऐड करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिकल बैलेंस। अब देखते हैं असिमेट्रिकल बैलेंस का एग्जांपल। मैं फिर से वही एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये बनता है हमारा बैलेंस। अब इसको मुझे एसिमेट्रिकल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बस एक जगह पे बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ करता हूँ और दूसरी वाली साइड में छोटा सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो गया असिमेट्रिकल। बैलेंस तो है, ये एक बैलेंस का टाइप है क्योंकि मेरी मेन फिगर बैलेंस है पर ये दो चीज़ें अनबैलेंस हो रही है, तो ये होता है असिमेट्रिकल बैलेंस। यहाँ पे और भी कुछ आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, तो यहाँ पे अगर सर्कल ड्रॉ किया तो यह भी पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाएगा। यही था असिमेट्रिकल बैलेंस। अब देखते हैं इक्वल इन वेट का क्या, इक्वल इन वेट क्या होता है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल दो फिगर्स है, एक मेरे पास ये आ गई। अब मुझे इसको बैलेंस में दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे आना चाहिए। अगर मैं इसका हाफ करता हूँ तो ये इसका बैलेंस आ गया, मिरर इमेज आ गया, और इन दोनों का साइज़ भी मैंने सेम कर दिया है। तो इसको बोलते हैं हम इक्वालिटी इन वेट। अगर मुझे यहाँ पे हैचिंग ली, यहाँ पे अगर मैंने हैचिंग यूज़ की, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ पैटर्न यूज़ किया, तो मुझे वो भी यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। तो ये होता है इक्वलिटी इन बैलेंस। यहाँ पे क्या दिखता है, तो ये फिगर का इम्पोर्टेंट पार्ट शो करेगा हमें, तो हमारी फिगर कितनी बैलेंस है ये सब चीज़ें हमें शो करेगा। तो
एक बार फिर से रिपीट करते हैं तो बैलेंस में सिमेट्रिकल आता है जिसमें एग्जैक्टली दोनों पार्ट हाफ होने चाहिए। दूसरी बात असिमेट्रिकल में नॉट नेसेसरी। एग्जैक्टली हाफ हो। मेन फिगर हमारी हाफ में है पर बाकी कुछ अनबैलेंस है। यहाँ पे इक्वालिटी इन वेट मतलब सबका साइज़ सेम होना चाहिए। जो भी मैं यूज़ करूँगा वो मिरर इमेज होनी चाहिए एक दूसरे के। तो ये आता है, इसको हम मिरर इमेज कह सकते हैं। तो ये भी मिरर इमेज है और ये भी यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, तो ये भी मिरर इमेज हो सकती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, स्केल एंड प्रपोर्शन। स्केल एंड प्रपोर्शन स्टार्ट करने से पहले मैं एक और एग्जांपल से आपको ये बैलेंस अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ। अब मैं इसको पूरी तरह से फिल करूँगा। तो मेरे पास एक बॉल आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसके छोटे छोटे पार्ट करूँ, 1 2 3 4 5, तो ये भी बैलेंस ही कहलाएगा। तो ये भी बैलेंस ही है, बस इसको हम वेट बैलेंस बोलते हैं। मैं जो एग्जांपल यहाँ पे समझा नहीं पाया अच्छे से, यहाँ पे मैंने इक्वालिटी दिखा दी, पर यहाँ पे वेट बैलेंस भी आप बोल सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल समझाना था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्केल और प्रपोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं स्केल और प्रपोर्शन। अब स्केल प्रपोर्शन में क्या है, इसका तो मतलब सीधा सीधा निकलता है। जो भी फिगर्स हमारी आएंगी वो प्रपोर्शन में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स। यानी जो भी आ सकता है वो इस तरीके से आना चाहिए। स्केल से हमें क्या मिलेगा, हमें डिस्टेंस का अंदाज़ा लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे मैंने दिखाया है 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं, तो मैंने 3 अलग अलग सर्कल ड्रॉ किए अलग अलग साइज़ के। 1, ये 2 और 3। तो आप देख रहे हो ये सर्कल सबसे बड़ा है, उसके बाद ये सर्कल आता है, फिर ये सर्कल आता है। तो ये अतः एक दूसरे के प्रोपोर्शन में आएंगे। अगर मैं इसको इसमें ऐड करूँगा तो नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्केल। स्केल का रिलेशनशिप जो आता है ऑब्जेक्ट के साथ, वो साइज नंबर से होता है। तो ये आता है साइज से भी इसका रिलेशनशिप आता है और इसका रिलेशनशिप नंबर से भी आता है। तो यही होता है स्केल और प्रोपोर्शन का बेसिक्स। तो यहाँ पे एक बात बताना था, यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं कि ज्योमेट्रिकल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम अगर एक फिगर ले जहाँ पे ह्यूमन फिगर यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे लिया, फॉर एग्जांपल को, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हार्मोनी। हार्मोनी हमको क्या दिखाती है, तो हार्मोनी हमको कोहेरेंटनेस दिखाती है। कोहेरेंट एज अ होल दिखाती है। फॉर एग्जांपल ये भी एक पैटर्न का टाइप है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो ये एक सर्कल आ गया, ये एक सर्कल आ गया,
ये एक सर्कल आ गया, ये एक सर्कल, इसका डिस्टेंस भी सेम है और ये अराउंड सर्कल है जो एक हारमोनी बनाती है। उसको आपको हारमोनी का बेस्ट एग्जांपल डांस करते वक्त मिलेगा। जब वो डांस करते हैं सब तो एक रिदम में वो डांस करते हैं, उसको ही हम हारमोनी बोलते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया। अब उसमें ये कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपल्शन, सेम साइज़ हो। ये कंपलसरी नहीं है कि सेम साइज़ हो, साइज़ डिफरेंट हो सकती है पर एक दूसरे की तरह दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बोला है तो ये कैसा आएगा, एक अगर छोटा एक ट्रायंगल आ गया, उसके बाद उसके साथ बड़ा ट्रायंगल आ गया, एक और बड़ा ट्रायंगल आ गया, एक और बड़ा ट्रायंगल आ गया, इसके बाद फिर से छोटे ट्रायंगल स्टार्ट हो गए, तो ये भी हारमोनी बनाती हैं। तो ये कंपलसरी नहीं कि उनकी साइज़ सेम हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, पर वो सिमेट्रिकल है। ये सब चीज़ें देखोगे तो आपको हारमोनी उसमें नज़र आएगी। तो अब इसका 7th पार्ट देखते हैं, रिदम एंड मूवमेंट। रिदम मूवमेंट, तो इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे? इसमें आता है रीअकरिंग एलिमेंट, यहाँ पे यूज़ होता है रीअकरिंग एलिमेंट। रीअकरिंग एलिमेंट्स का मतलब अगर एक साइज़ का ट्रायंगल रिपीट हो रहा है या फिर एक साइज़ का पैटर्न रिपीट हो रहा है तो वो कंटिन्यू रिपीट होना चाहिए, वो रीअकर होना चाहिए। उससे हमें क्या दिखेगी? तो उससे हमें टू शो मोमेंट दिखेगी। तो रिदम के बेसिकली 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं उसके। पहला होता है रैंडम, दूसरा होता है रेगुलर, तीसरा होता है अल्टरनेटिंग, फोर्थ आता है प्रोग्रेसिव, फिफ्थ आता है फ्लोइंग। तो इसके बेसिक 5 टाइप होते हैं। तो मैं एक दो के एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो अगर मुझे रैंडम लेना है, अगर हम रैंडम का एग्जांपल लिखें तो रैंडम का एग्जांपल क्या आएगा? जो भी हमें मूवमेंट दिखाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ भी रहो तो ये रिदम बनाता है। अगर रेगुलर बोला जाए, अगर रेगुलर रिदम है तो क्या रहेगा? एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तो देखो ये रियकर हो रहे हैं। हमने क्या बोला था? रियकरिंग होना चाहिए, तो ये रियकर भी हो रहा है और रेगुलर भी दिख रहा है। अब देखते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है? एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो हम इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग। प्रोग्रेसिव मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना चाहिए। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। तो ये होता है प्रोग्रेसिव रिदम का एग्जांपल। तो मैं मेरे ख्याल से
ये समझ में आ गया होगा। तो ये दिखाता क्या है, ये लीड कहाँ करता है, तो ये हमें फोकल पॉइंट की तरफ लीड करेगा। हमारा जो फिगर का फोकल पॉइंट रहेगा जहाँ पे हमको फिगर एम्फसाइज करना है, दिखाना है, जो पार्ट दिखाना है वो हम इस रिदम की मदद से दिखा सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आती है, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए क्या, नहीं, ये कौन से भी शेप्स और कलर्स में हो सकता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एनी शेप्स, एनी कलर। तो मेरे ख्याल से रिदम के बारे में इतनी बातें काफ़ी है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं यूनिटी। ये सेकंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आता है, तो ये आता है यूनिटी। तो यूनिटी क्या आता है, तो यूनिटी में क्या दिखना चाहिए, तो यूनिटी में सीन एज अ वन दिखना चाहिए। हम जो भी ड्रॉ करेंगे उसको एज अ वन कंसिडर होना चाहिए। हम एक चीज़ देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये ब्लॉक्स ड्रॉ करूँ, ये रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ, तो ये मुझे एक जैसे ही दिखेंगे सब साइड से, तो इसको हम यूनिटी बोलते हैं। तो ये इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल है। आप कोई भी एग्जांपल दूसरा ले सकते हो, मैंने इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये कनेक्टिंग मीडियम है, कनेक्टिंग मीडियम। तो इसका कनेक्टिंग मीडियम की तरह इस्तेमाल होता है। तो अब लास्ट वाला देखते हैं वैरायटी। वैरायटी, तो वैरायटी का आपको अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें तो विविधता दिखाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या बोलूँगा, डिफरेंट एलिमेंट दिखाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो अब फिर से ड्रॉ करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कलर के साथ यूज़ किया है, जिससे हमें मिलता क्या है, वैरायटी की मदद से हमें मिलता है विजुअल इंटरेस्ट। विजुअल इंटरेस्ट हमें मिलता है, यही वैरायटी की खूबी है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था, द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। तो इसके बाद हम देखेंगे स्पेशल विजुअलाइजेशन स्किल जो रहते हैं, जिस पे बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इसके बाद हम वो स्टडी करेंगे। तो आज का ये वीडियो यही ख़त्म होता है। एक बार जो हुआ है इसको हम रिपीट कर लेंगे और ये वीडियो ख़त्म करेंगे। तो आज हमने सीखा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन सीखा। इसमें हमने सीखा पैटर्न्स, कॉन्ट्रास्ट, एम्फासिस, बैलेंस, स्केल, हार्मोनी, रिदम और मूवमेंट, यूनिटी एंड वैरायटी। टोटल 9 तरह के प्रिंसिपल्स हमने देखे हैं डिज़ाइन के लिए। तो आप इसकी अच्छे से स्टडी करो, थोड़े से एग्जांपल सर्च देखो। मेरे इस पे एमसीक्यू अगर होते हैं मुझसे तो मैं लेने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।